जो इद्दत के नाम पे यहाँ पे जो केस बनाया गया, तोशा खाना में कोई चोरी तो नहीं हुई है। 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम के तहत हो सकता है कि हमारे वारे न्यारे हो जाएं इस मुल्क में। चीनी कह रहे थे कि पैसे हम आपको दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बिजली भी आपके लिए बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे रास्ते में रुकावट डाल देती है। टेलीनॉर यहाँ से अपने असेस फरोख्त करके जा चुकी है, सुनोफी है, गुल अहमद टेक्सटाइल वालों ने अपना पूरा एक डिवीजन बंद कर दिया है, शेल जो है वो भी यहाँ से जा चुकी है। कोई भी सरमायाकार यहाँ से निकल रहा है, देन देयर हैज टू बी समथिंग वेरी सीरियस विद दैट कंट्री। डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं है मोदी, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 साल के बाद चले जाना है, इंडिया ने वहीं ठहरे रहना है। वक्ती तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुस्सा निकालना था, जो उनका मजाक उड़ाना था, उड़ा लिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख़ातिब नज़ात, जब से बहुत सारी तब्दीलियाँ पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 1 साल से आ रही हैं, कभी ये तरमीम, कभी ये तरमीम, कभी इसका मामला इस तरह, कभी इसका कानून इस तरह, कानूनों की एक फैक्ट्री लगी हुई है। तो उस वक़्त मॉडल्स की बहस जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हुई है। और 2-1 दिन पहले नजम सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान जो है उसको हम समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छा मॉडल जो है वो चीन का मॉडल है, उसको पाकिस्तान को इख्तियार करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि उनको शायद इसका अंदाज़ा नहीं कि चीन की एक पूरी की पूरी जद्दोजहद की तारीख़ है जो 1949 में माओ ज़ेतुंग के लॉन्ग मार्च से शुरू हुई थी। और माओ ज़ेतुंग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रहनुमा था जिसने चीन को गुर्बत व अफलास से निकाला था, चियांग काई शेक की आमरीत से बाहर निकाला था। और फिर उसके बाद जब चीनी जो हुक्मरानी शुरू हुई थी तो उसको अंदाज़ा हुआ था कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन्ड कौम नहीं बन सकी। तो 10 साल जो था उसका कल्चरल रेवोल्यूशन आया था जिसके अंदर उसने बाकायदा एक क्लिनजिंग की थी। अंदाज़ा है कि तकरीबन 15 से 16 करोड़ के करीब लोग कहते हैं उसने मार दिए थे। मैं जब वहाँ पर चीन में गया था तो माओ ज़ेतुंग की उन्होंने लाश जो है रखी हुई थी और वहाँ टोपी वगैरह ख़रीदी जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये टोपी चाइनीज़ क्यों नहीं ख़रीदते? उसने कहा हम एक ज़माने में ख़रीदते थे, अब नहीं ख़रीदते। एक ज़माना था कि पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये चाइना की माओ ज़ेतुंग वाली टोपी खुद भुट्टो भी पहना करते थे, क्योंकि यहाँ बहुत मकबूलियत था का आलम था उस वक़्त के, वहाँ से इनकलाब लेके आएंगे। क्लासिक की एक दुकान होती थी, वहाँ पर चीन के रसाले बिकते थे, गोज़िया शोज़ियान और ये वो इस तरह की चीज़ें। और माओ ज़ेतुंग का बैच जो है वो स्टूडेंट्स लगाते करते थे। लेकिन माओ ज़ेतुंग की तरक्की जो थी वो एक शेव करने वाली सेफ्टी और विंग सिंह के पेन से आगे ना बढ़ सकी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब उसकी पार्टी चले गई तो फिर एक इनकलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। और उसके बाद तेननमेन स्क्वायर का वाक़या हुआ था, लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया था। तो पूरे का पूरा तेननमेन स्क्वायर जो था उन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं बुलडोज़र चला दिए थे। और कुछ 2,500-3 हज़ार लोग जो थे उनकी लाशें उठा के ले गए थे। लेकिन उसके बावजूद डेंग ज़ियाओपिंग जब आए हैं तो उन्होंने चीन को खोला है। और डेंग ज़ियाओपिंग जब लाहौर आए थे तो मैं शालीमार में उनकी मेज़बानी भी की और वहाँ पर भी मैंने उनको देखा अपना बादशाही मस्जिद में। उनकी गुफ्तगू अगरचे के मुतरजम के थ्रू थी, लेकिन चूँकि मैं कल्चर के हिसाब से बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि उसको इर्द-गिर्द के कल्चर्स का भी और अपने इलाके के कल्चर का भी और चीन का भी और उसको बाकायदा कंटेम्परेरीज़ का पता था कि जब जहाँ मुग़ल थे तो वहाँ मिंग डायनेस्टी थी, वहाँ ये थे तो वो थी और वहाँ क्या हो रहा था। और फिर उसके बाद वो जब बादशाही मस्जिद के मीनारों की बात करता था तो अपने आर्किटेक्चर की, तो इसको एक पढ़ा लिखा आदमी लगता। उसने जब खोला है तो फिर चीन ने जो तरक्की की है उस तरक्की के साथ उन्होंने सोचा कि हम आगे बढ़ना है। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ तो हमेशा उनके तल्लुकात अच्छे थे। पाकिस्तान में एक सीपैक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो ख़त्म हो गया। तो आज मेरे सामने इस वक्त इम्तियाज़ गुल साहब का एक आर्टिकल है सीपैक गॉन सोर कि ये सीपैक जो है ये क्यों तबाह बर्बाद हो गया और हमने इसको ख़राब क्यों कर दिया। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। और दूसरा उन्होंने इस आर्टिकल में ये लिखा है कि पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट जो है भाग रही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज चले गई हैं। और एक बहुत फ़िक्रमंदी की बात है कि हम जो 25 करोड़ के लोग हैं उनकी मार्केट ऐसे ख़त्म कैसे हो रही है और उस पर लोग जो है उस पर तवज्जो क्यों नहीं देते। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, एक आलमी हालात वाक़यात, माशी हालात के वाक़यात, इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़, अफ़गानिस्तान, चीन, इस इलाके के बारे में, भारत, इसके बारे में एक
ऐसी राय रखते हैं कि जो बिल्कुल बेगरजाना और पाकिस्तान के मफाद में है। जी इम्तियाज गुल साहब, ये आपका आर्टिकल सी पैक गॉन सोर ये सुबह से मेरे हाथ में है और मैं सोच रहा हूं कि इतना अरसा जो कुछ बीता है हम पे, और फिर उसने आपने इसकी जो तबाही का आगाज बताया है वो 26 अमेंडमेंट के बाद इसको जो जो पहिए लगे हैं तबाही के। तो एक बात ये बताइएगा कि ये जो सारे का सारा फियास्को हुआ है, इसका आगाज आपने बताया है कि वो जो पोर्ट कासम से 2.9 बिलियन डॉलर जो हैं वो ले गए हैं कतर वाले। अब बताइए कि हमारे यहाँ ये जो ऑनस्लॉट आया है लोगों के भागने का, पहले इस पे बात कर रहे थे, फिर आपके पास उसके चाइना। जी जी बिस्मिल्लाह। देखिए, सीपैक का तो एक बुनियादी मसला है कि जब 2015 के बाद से इसका सिलसिला शुरू हुआ, बहुत सारे मुआहदे हुए, खुशफहमियाँ पैदा हुई। हमारे वज़ीर आज़म ने उस वक्त के और उनके वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने इसको गेम चेंजर कहना शुरू किया। अब गेम चेंजर का ऐसा लफ्ज़ है कि जो हमारे चीनी भाइयों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। उनका ये ख्याल था कि हमें बहुत ज़्यादा बड़के मारने की बजाय, बहुत ज़्यादा शोर शराबे की बजाय खामोशी से काम करना चाहिए, सर झुका के। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक कल्चर ही कुछ और है बड़के मारने का। शायद पंजाबी फिल्मों से लोग ज़्यादा मुतासिर हैं, कि जिस तरह सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी की फिल्में, एहसन इकबाल की फिल्में देखते। एहसन इकबाल ही थे मेरा ख्याल, एक अदाकार थे, या इकबाल हसन थे शायद, इकबाल हसन। इकबाल तो हसन, ऐसा जी, इकबाल तो भी ये वैसे ही हैं। हाँ जी। ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे वो याद, चूंकि याद आ गए, जी जी यूसुफ खान होते थे। तो इन सब के बड़े बड़के मार मार के बात करें, तो मुझे ये लगता है कि आजकल कई आप रहनुमाओं को भी देख लें, मेन स्ट्रीम जो हुकूमत में भी शामिल है, हमारे कई एंकर्स हैं, ये सब कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। और चीनी बार बार कहते थे कि खुदा के लिए आप चीख चीख के बातें ना करें, हमें काम करना चाहिए। तो उसमें एक साल 1.5 साल लगा लॉन्ग टर्म प्लान बनाने में, जो सी पैक के तहत होना था। और सी पैक का बुनियादी एक ये फ्रेमवर्क था। लोगों को ये बताया गया कि ये प्रोजेक्ट आ गया है, हालांकि ये एक फ्रेमवर्क था जिसके तहत फिर बहुत सारे मंसूबे लगने थे। जी ठीक। वो फ्रेमवर्क बनाते बनाते कोई 1 साल के बाद चीनियों ने हाथ उठा लिए। खुद मुझे उस वक्त के एक सफ़ीर ने कहा कि आपके यहाँ मनसूबाबंदी का बड़ा फुकदान है। हमने 1 साल इंतज़ार किया और बिल आखिर हमने रिक्वेस्ट की प्लानिंग कमीशन से कि आप ये काम हमें दे दें, ताकि हम इसका तवील तवीलुल-मयाद मनसूबा जो बनाना है बनाएं, ताकि उसके तहत हम काम शुरू कर सकें। ठीक। और उसी के तहत आपको मालूम है कि फिर हमने धड़ाधड़ बिजली घरों की खरीद शुरू की। उसी में हमने ऑरेंज लाइन का भी कह दिया। हालांकि ऑरेंज लाइन जो था, जो आपके लाहौर में है, ये है अर्बन जी जी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट। हाँ जी हाँ यानी जी। कि शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका ताल्लुक सीपैक से था ही नहीं, या सीपैक का इसके साथ ताल्लुक नहीं था। सीपैक का बुनियादी मकसद ये था कि जी कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तरक्की दें, ताकि आमद रफ्त आसान हो सके, और जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो उनका आना जाना सामान का आसान हो जाए। लेकिन उसमें हुआ ये कि बिला सोचे समझे हमने कोई 12,000 मेगावाट के करीब नए मंसूबे सी पैक के तहत चीनियों से कह के हमें बिजली लगा के दें। जिस बात का ये कह रहे हैं कि हमने अंधेरों से अंधेरे ख़त्म किए, रोशनियाँ की, वो अंधेरे तो ख़त्म हो गए, हम्म। लेकिन उसके बदले में हमारे जो मालियाती अंधेरे हैं वो शुरू हो गए हैं। ये मैंने यानी देख कि रहा था। आपने आपने 9 पॉइंट्स जो हैं बड़े खूबसूरत लिखे हैं। जरा उनसे उधर से कि जो आपने चीनी दोस्त आपसे बताते थे कि ये अलमिया था हमारे पाकिस्तान की पूरी पूरी पॉलिटिकल लीड का, जो हमें जी ये जो आपने गिने जी पॉइंट्स। उसमें, जी और ये भाई नुकात उसमें बहुत हैं। तो उन्होंने अच्छा। बुनियादी तौर पे ये कहा कि जब आपकी हुकूमत नाकाम हुई, हमने आपके लिए मनसूबाबंदी की। फिर हम हमारी उन्होंने कहा कि हमारी ये गलती थी कि ये समझने में कि पाकिस्तान 4 सूबों पे मुश्तमिल एक मुल्क है, जहाँ पे कोई एक फरमान नहीं चलता। चीन में तो चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जब एक दफ़ा वहाँ फैसला हो जाता है तो पूरे मुल्क में उस पर अमल दरामद होता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि तवक्को ये थी कि चीनी पैसे भी लाएंगे, और
यहाँ पे मंसूबे भी बनाएंगे और उन पे अमल दरामद भी करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने जो रशाकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये बार बार जिक्र आता रहा है, वहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये हाल था कि चीनियों को कहा गया कि आप आएँ यहाँ पे सरमायाकारी करें, यह इलाका हमने आपके लिए मुख्तस कर लिया है। जब कुछ चीनी लोग वहाँ पे अपनी ज़मीन खरीदने के लिए गए तो हक शुफा के तहत बहुत सारे मकामी लोगों ने उन पे मुकदमे कर दिए ठीक। कि जी आप तो, ये तो हमारी ज़मीन है, आप इसको नहीं खरीद सकते। तो वो लोग लिटिगेशन में चले गए। वो रशकई का इकोनॉमिक जोन जो था, जिसको 2019 में तैयार होना था या 2020 में फंक्शनल होना था, आज तक नहीं हो सका, क्योंकि पिछले साल तक गैस कंपनी हमारी है, उसने कहा कि हम इसको गैस भी नहीं दे सकते। बिजली वाले भी कोई ले तो लाल से काम ले रहे थे। तो वो जो एक मिस मैच था कि एक मजबूरी की, ये एक ऐसी शादी थी जो स्ट्रेटेजिक शादी से फिर कन्वीनियंस की शादी पे तक नीचे चली गई। क्योंकि चीनी कह रहे थे कि पैसे हम आपको दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बिजली भी आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन जो सुर्ख फीता है, ब्यूरोक्रेसी है, वो हमारे रास्ते में रुकावट डाल देती है। उसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ी अजीब सी बात है, मे बी ये एक नुक्ता है जिसको आप इसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, और ये सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि हम जब भी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें आपके हुकूमत वाले, आपके फ़ौज वाले ये कहते हैं कि हमने चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए भरपूर बंदोबस्त किया हुआ है, वी आर डूइंग अवर बेस्ट। हम्म। तो कहते हैं, हमें ये हैरानगी होती है कि ये हमें इस तरह कहते हैं जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं। सही। हालांकि उन्हें ये आज तक एहसास नहीं हो सका कि अगर चीनी की आप हिफाजत करते हैं, चीनी बाशिंदों की, तो उसका मतलब है कि आप पाकिस्तान चीन ताल्लुकात की हिफाजत कर रहे हैं। ठीक है। उस स्ट्रेटेजिक ताल्लुक को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि साल हा साल से कायम और दायम है, जिसमें आज तक रखना नहीं पड़ा। फिर ठीक। एक और नुक्ता उन्होंने ये भी कहा कि सी पैक फ्रेमवर्क को शुरू हुए तकरीबन 10 साल हो गए। तो आप सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, मजबूत हुए हैं, या फिर उसमें कोई रखना आया है। तो रखना उसमें शायद इस तरह से आया था कि आपको आपके नाजरीन को याद दिला दूं कि 6-7 महीने पहले इसहाक डार साहब ने एक भरी महफिल में चीनी सफ़ीर की मौजूदगी में कोई ऐसी बात कर दी कि जी हम, आपके सदर ने, चीन के सदर ने हमें कहा हुआ है कि हमें कोई इंसानी जानें अगर ज़ाया होती हैं, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा, एग्जैक्ट मुझे अल्फाज याद नहीं है, कि चीनी सदर ने कहा कि हमें फ़िक्र नहीं है, हमें तो पाकिस्तान चीन ताल्लुकात का को महफूज बनाना है। तो उस अंदाज में उन्होंने बात की। उसी वक्त चीन के सफ़ीर भागते हुए स्टेज पे आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको वजाहत कर दूं कि हमारा सदर इस किस्म की कोई बात नहीं कर सकता। हर एक चीनी की जान कीमती है, हमें अजीज है। हमारे सदर इस तरह की बात नहीं कर सकते कि हमें चीनी जानों की जाने की परवाह नहीं है। तो ओह। इतना बड़ा ये एक मौका था जो कि हमें देखने सुनने को मिली एक बात। और ये वो जनरेशनल शिफ्ट है, ये वो शायद फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार था। एक चीन पहली मर्तबा पब्लिक में आके चीन के सफ़ीर ने हमारे एक वफाकी वज़ीर, बल्कि उस वक्त वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनको पब्लिकली डिनाई किया, उनको, उनकी बात को उन्होंने तरदीद की उसकी कि ऐसा नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है कि शी जिनपिंग ने किसी प्राइवेट मीटिंग में इस तरह से बात कर दी होगी, इसहाक डार साहब ने पब्लिक में कर दी, और पब्लिक में फिर उनको उसका जवाब भी मिल गया। तो ये एक वो अफसोसनाक ठीक है। पहलू है अच्छा, ये जिसको दो चीज जिसका तो आपने और इसमें बताई है, जिससे आपने आज अपना अपनी वीलॉग भी आपने शुरू किया था, वो है कतर का। उसके बाद आपने एक पूरी लिस्ट बताई है इन्वेस्टमेंट की, और साथ में समझूंगा कि वो मिला के एक और ख्वाब हम जो देख रहे हैं, आपके भी वो एडिटर रहे हुए हैं, हमारे भी पुराने दोस्तों में से हैं, नजम सेठी साहब ने एक चाइनीज मॉडल जो है उसके बारे, उसके ख्वाब दिखाने। हम तो चाइनीज मॉडल का ख्वाब इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं डिक्टेटरशिप, उसके जरिए डंडा चलाया जा सकता है, बाकी चीज। एक बार उसका भी देखिएगा कि क्या उस ये जो बन रहा है, सूरत हाल क्या है, और हमारी उम्मीदें किस पैसे पे होंगी। जी हाँ। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि नजम सेठी साहब जैसे लोगों ने अब इस बात को क्वेश्चन करने की बजाय ये कहना शुरू कर दिया कि शायद हम चीन की तरफ देख रहे हैं। हम्म। वो ये भी कह सकते थे कि हम मिस्र के मॉडल की तरफ देख रहे हैं। अच्छा। सही है।
वहाँ चलिए भी बिल्कुल एक बिल्कुल। जी जी जनरल सीसी हैं, वो जी जी मुतलिकुल अनान, इस जी वक्त जी। इख्तियार उनको हासिल है, खारजा दाखिला तमाम पॉलिसियाँ उनके नीचे हैं, अपोजिशन का नामो निशान नहीं है, जो लोग बोलते थे उनको अंदर कर दिया है, प्रेस की आज़ादी नहीं है उसके मुका। और वहाँ पे बड़े शदीद नौयत के इक्तसादी मसाइल हैं, आम आदमी की ज़िंदगी अच्छी नहीं है ठीक है। मिस्र में। ठीक। या फिर वो कह देते कि शायद हम तुर्की के मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तुर्की ठीक की है। तरफ, क्योंकि वहाँ भी 2002 से एर्दोगान की बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पे बरसरे इक़्तिदार हैं। लेकिन वहाँ पे आपको मालूम है कि 2002 के बाद जस्टिस पार्टी ने अगले 10-12 साल तक ज़बरदस्त किस्म की इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से आज तुर्की है जो है वो ठीक है। एक तरफ अपोजिशन नापैद है, दूसरी तरफ तकरीबन हर शोबे में वो खुद कफील है। ठीक है। दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो कि वहाँ पैदा नहीं होती। चीन की मिसाल देना जो है ना, कि हम चीन का मॉडल इख्तियार करना चाहते हैं, तो वो तो आपको भी पता है कि जी। अगर चीन में तो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, या चीन कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे फौज जो है वो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे है, मतहत है उसके, हाँ मुकम्मल तौर मतहत। पे उसके मातहत है। हाँ। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ तो 4 सूबाई इकाइयाँ हैं, चारों में मुख्तलिफ जमातें इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, चारों आपस में एक दूसरे से ईंट कुत्ते का बैर है जब सीटों की बारी आती है, जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात आती है। तो मालूम नहीं कि वो क्यों हम बार बार चीन का कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चीन की के पास जो क़यादत है वो, चाहे आप 1980 से पहले की क़यादत को देख लें या 1980 के ठीक बाद है। की, अब चले हम बहुत पीछे नहीं जाते, देंग शियाओपिंग से देख लें, ठीक। वो ऐसी क़यादत है कि आप कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता कि इस शख्स ने अपने लिए ये घर बनाया है बैरिया टाउन में या वो दूसरे जो टाउन हैं। हाँ। आपको हेवन मालूम है फील्ड में लंदन बने एवन यूरोप। फील्ड में कोई ये नहीं कह सकता कि इसने कोई कमर्शियल प्लाजा बनाया है, चाहे वो देंग शियाओपिंग थे, चाहे हु जिनताओ थे सदर, चाहे वो शी जिनपिंग हैं इवन उनसे उनकी पहले। फौज में नहीं है, ये फौज में ये चीज नहीं है, रुझान नहीं है। जी। ठीक है, तो वो तो बड़े इंटेग्रिटी वाले जो सेक्रेटरी जनरल थे पार्टियों के, जो कि सदर भी होता जी जी। है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर चीन का मॉडल है, फिर तो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इन सबको तो फिर एक जमात बनाना पड़ेगा ना। हाँ इनको एकदम। एक कम्युनिस्ट पार्टी की तर्ज पे कोई एक ही लड़ी में फिर परोना होगा, ताकि ये फिर पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकें। तो ये बड़ी कोई अजीब व गरीब किस्म की मिसाल दी जा रही है। और हो सकता है ये मजाक में किसी ने बात कर दी हो, और मुझे उम्मीद है कि ये मजाक ही होगा, इसलिए अच्छा कि ये बताइएगा पाकिस्तान। कि जी। ये तो चीन तो खुदा हाफिज के किस्म का हो गया, और वो हम उससे वो उनका आपको भी पता है, आप अफगानिस्तान से मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर उनसे रवाबत हैं, अभी भी आप होके आए थे। अफगानिस्तान को जो हमें टास्क मिला है अफगानिस्तान को ठीक करने का, वो भी हमने अंदर खाते ले लिया हुआ है। ये जो पाकिस्तान में जो फ्लाइट हो रही है कैपिटल की, जिसको हम समझते हैं ये जो इसकी बात, इसकी जरा बताइएगा कि कितनी कितने बड़ी बड़ी कंपनीज कौन कौन छोड़ के चला गया और क्या सूरत हाल हुई। देखिए, हम कोई 2022 जब से हुकूमत तब्दील हुई और जब से पीडीएम ने इक़्तिदार संभाला, तो उसके बाद से अगर आप हिसाब लगाएं तो कोई तकरीबन 2 दर्जन के करीब, जिसको मल्टी नेशनल कहते हैं, ठीक है। चाहे वो स्टार्टअप थे चाहे बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें फाइजर भी है, जिसमें हम्म। सीमेंस के कुछ शोबे हैं, उसका पावर डिवीजन है जो जर्मन कंपनी है। इसके बाद टेलीनॉर यहाँ से अपने असेस फरोख्त करके जा चुकी है, सोनोफी है। अब गुल अहमद टेक्सटाइल वालों ने अपना पूरा एक डिवीजन बंद कर दिया है। हम्म। कोई 24 के करीब कंपनियां हैं, और आईजीआई जो इंश्योरेंस है वो भी अपनी स्टेक यहाँ पे बेच के जा रही है। शेल जो है वो भी यहाँ से जा चुकी है। अब हो सकता है कोई बैन अवी तौर पे रिस्ट्रक्चरिंग भी हो, लेकिन हमारे एक दो इकोनॉमिस्ट दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, लेकिन 250 मिलियन के यानी 25 करोड़ के एक मुल्क से अगर कोई कोई भी पार्टी, कोई भी सरमायाकार यहाँ से निकल रहा है, देन देयर हैज टू बी समथिंग वेरी सीरियस विद दैट कंट्री। ठीक। यानी 25 करोड़ की आबादी का मुल्क एक बहुत बड़े पोटेंशियल का मुल्क समझा जाता है। रिस्ट्रक्चरिंग का वो क्यों शिकार हो रहा है? उनकी अगर किसी बड़ी कंपनियां हैं, वो अगर रिस्ट्रक्चरिंग करें तो वो तो करेंगी, तो
मलेशिया में कर लें, सिंगापुर में कर लें, कोरिया में कर लें, क्योंकि वो निस्बतन छोटे मुल्क हैं। तो इसलिए हमारे पीडीएम की एक बिल्कुल इनके क्रेडिट पे ये बात जाती है कि जब गुज़िश्ता ख़ास तौर पे 2 बरसों से फिर हमने जो देखा कि जो इद्दत के नाम पे यहाँ पे जो केस बनाया गया, अच्छा हाँ। इनको एहसास नहीं है, हम्म। इनको एहसास नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया भर में आपको देखा जाता है कि आपका इखलाकी इंटेग्रिटी आपकी क्या है, आपकी क़यादत की, ठीक। जो लोग हुक्मरान हैं उस मुल्क के। तो जब बाहर से ये देखा गया कि आप यहाँ से अपना कमाया हुआ पैसा बाहर नहीं ले जा सकते, जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर बड़ी कदगन 2 साल लगी रही है। अभी भी कोई बिलियन 1.5 बिलियन डॉलर जो है लगता है फंसा हुआ है, जिसको प्रॉफिट्स कहते हैं ना, कि प्रॉफिट जी जी। रिपेट्रिएशन नहीं हो सकती है। ठीक। फिर ये कंपनियां ये भी देखती हैं कि जिस मुल्क में अगर इद्दत किसी भी शख्स का, बालिग शख्स या औरत के एक ज़ाती फेल जिंदगी। है, उसको आपने एक स्टेट प्रोसिक्यूटर के ज़रिए तजलील करने की कोशिश की, पब्लिक कर दिया है, तो उस मुल्क की जो फिर क़यादत के मॉरल जो ठीक। क्रेडेंशियल्स हैं ना, आपके जो इखलाकी मायार है, वो बहुत बड़ा उस पर सवालिया निशान उठ खड़ा होता है। ठीक। और इन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि ये काम करते हुए, या तोशाखाना में भी कोई चोरी तो नहीं हुई है, हाँ, चोरी नहीं। उसमें तो आप ये कह सकते हैं कि जी अफसरान ने पैसे, उसका तयन गलत किया था, पैसे तो पे हुए हैं, ठीक। चोरी नहीं हुई। तो इस किस्म की जो बातें होती हैं, इनको ये सोचना चाहिए था, जो कि नहीं सोच रहे हैं बदकिस्मती से, कि बहैसियत मजमूई पाकिस्तान के निज़ाम पे की क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई है, इसकी साख जो है उस पे बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं। लिहाजा पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है इस साल कम हो के शायद 56 मिलियन डॉलर रहेगी, जो गैर मुल्की सरमायाकारी है अब तक। इसके मुकाबले में आप देखें, भारत में सिर्फ एक साल में 81 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी आई है। ठीक। आप जो मर्जी कह लें, अब अल्लाह करे कि आप भी देख रहे होंगे कि 27वीं तरमीम आ रही है। 27वीं तरमीम के हाँ। तहत हो सकता है कि हमारे वारे न्यारे हो जाएं इस मुल्क में अच्छा, ये मुझे सरमायाकारी बताइएगा का। कि वारे न्यारे तो सिर्फ यही हो सकते हैं कि हम किसी को, किसी कुव्वत को इतना इख्तियार मिल जाए कि वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, या वहां पर अपनी सर्विसेज दे दे, या फिर अफगानिस्तान कोई और। हमारा तो गुज़श्ता तकरीबन जो कहा ना, ब्रेड एंड बटर ही यही है कि 1979 में दिसंबर में रूस आ गया, हमारी दुकानदारी खुल गई। 9/11 आ गया, हमारी दुकानदारी खुल गई। तो अब दोबारा हम किसी दुकानदारी में, गजा बहुत दूर था लेकिन हमने कोई रास्ता निकाल लिया है वहां जाने का, कोई ना कोई। तो क्या इनकी उम्मीदें क्या हो सकती हैं इस मामले के अंदर, इस कुव्वत को लेने के बाद इतनी बड़ी? देखिए, इनकी उम्मीदें यही होगी ना कि पाकिस्तान पे एतमाद बहाल होगा, पाकिस्तान में नई सरमायाकारी आएगी। और देखें, बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो और उसके ज़रिए पैदावारी और पैदावार और रोज़गार के मौके पैदा हों। और वो गालिब अक्सरियत पाकिस्तान की 85-90% जो लोग हैं, जो कि जिनकी क़ुव्वत ख़रीद गुज़श्ता 3 बरसों में 50% से भी कम हो गई है ठीक। अफरात ज़र की वजह से, कि उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हों। मैं, आप, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम तो बड़ी मुराद याफ्ता ठीक। एक लिहाज से ज़िंदगी गुजारते हैं, बच बचा के अपनी इज़्ज़त के साथ। हमारी दुआ ये है कि आप जो भी कदम उठाएं, भले आप किसी भी मुआहदे का हिस्सा बन जाएं, लेकिन क्या वो उन मुआहदों का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान में आम आवाम की ज़िंदगी बेहतर होगी, या उसकी बेहतरी के लिए रास्ता हमवार होगा? ये मेरे लिए बतौर दास गुल पाकिस्तानी। साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है, 26वीं आर्मी तरमीम के बाद, 27वीं आर्मी तरमीम के बाद इम्पोर्ट जो अगर हो गई, अल्लाह देखिए क्या सूरत हाल है, जो एक अदलिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एक विंग बन जाए। ऐसी सूरत हाल में कोई भी बाहोश बंदा पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करेगा, फाइनेंशियल एग्रीमेंट एंटर होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो छोटे छोटे से बंदों को मैंने देखा है। पशीन के अंदर मैं था, एक एप्पल वैक्सिंग वाले आए थे, उनको जब ये पता चला, 1988 की बात कर रहा हूं, कि यहां पर तो बड़े आराम से जज मैनेज हो जाते हैं, तो वो छोड़ के चले गए। जहां मैनेज होने के ऊपर वो छोड़ के चले गए, तो जब तो मशीनरी आपके हाथ में होगी सारा कुछ, तो क्या होगा? देखें, ये मुल्क जो है, इसको हम मैनेज करते करते ही हमने यहाँ तक पहुँचाया है।
एक ज़माना था कि जब हम मगरबी सरहदों पे सूरत हाल को मैनेज करते थे वॉरलॉर्ड्स के ज़रिए। हम्म। चाहे वो मौलवी सादिक नूर था, चाहे हाफिज कुल बहादुर था, चाहे मौलवी फ़कीर मोहम्मद था, ठीक। चाहे वो मौलवी नज़ीर था ठीक। जनूबी वज़ीरिस्तान में, चाहे वो फिर बलूचिस्तान के पश्तून इलाके हैं जो कि जिनका सरहद मिलती है जी जी। ये अफ़गानिस्तान पेशीन के योग साथ। वगैरह, ठीक है जी, हाँ। जी। तो वो उन इलाकों में भले कोई जो मर्जी काम करता था, स्मगलर था, कातिल था, चूंकि उनके पास कुछ फौज थी, कुछ इलाका था, तो उनको हमने एक खुला चेक दिया हुआ था कि आप जो मर्जी करें, लेकिन ये सरहदों पे आपने हमारी हिफाजत करनी है, यहाँ से किसी को आने नहीं देना। तो वो जो मैनेजमेंट है इस वक्त हमारे गले पड़ गई है। यानी जिन लोगों को हम मैनेज करते थे, आज उनकी बहुत बड़ी तादाद वो अफगानिस्तान में बैठी हुई है, और पाकिस्तान उन्हीं के खिलाफ शिकायत लेके काबुल गया, और काबुल से फिर दोहा, और दोहा से तुर्की पहुंचा, और मामलात हल नहीं हुए हैं। तो ये जो मैनेजमेंट थी, अ, एक शॉर्ट टर्म आप मैनेज करते हैं मामलात ठीक। को, ठीक। टैक्टिकल ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक नहीं है। तो उस मैनेजमेंट ही की वजह से आज पाकिस्तान गो न गो मसाइल का शिकार है। ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक शुरू शुरू में हुआ था कि एक जॉइंट जो है वो बैठ के तो इस मसले को हल किया जाए। अब ये तो जो भी होता है अपने पड़ोसी के साथ आप कभी ये तो नहीं कर सकते कि ये शिकायत का परंदा हम लेके जाएं, वो शिकायत का परंदा वो कहते हैं आ जाएं हम साथ बैठ जाएं, कहाँ इनको रिहेबिलिटेट करना है। उनका भी एक एसेट रहे हैं ये लोग, हमारा भी एसेट रहे हैं, दोनों मुल्कों का एसेट है। ये आप नहीं कह सकते कि दोनों मुल्कों के एसेट नहीं रहे हैं। हमारा 1979 से एसेट रहे हैं, उनका वो बाद में लड़ाई में एसेट रहे हैं। तो दोनों अपने अपने जो हैं एसेट्स रहे उनके बारे में तय ये क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? कौन सी फोर्सेज हैं जो हमें बैठने नहीं देती? वो देखिए, आपको भी पता है, सबको पता है कौन सी फोर्सेस हैं उसमें। मैं तो इक्तदार, शहर इक्तदार में हूँ, बहुत करीब हूँ। जी जी। आप जरा दूर बैठे हुए हैं। ठीक। लेकिन बहरहाल सबको पता है कि हमारी ठीक। ये वाली मैनेजमेंट कौन करता रहा है। ठीक है। अपने तहीं वो बहुत बहुत बहुत। अच्छी मैनेजमेंट करते होंगे। हम्म। बहरहाल उसमें अगर नतीजा आप देख लें, एम्पेरिकल एविडेंस जिसको कहते हैं, हम्म। वो कोई मुस्बत नहीं है। नहीं तो है। अब मालूम नहीं कि वो कब दूसरों से मशवरा लेना शुरू करेंगे, उन लोगों से जो कि बराह रास्त इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है। क्योंकि ये एक शतरंज की गेम अगर जब आप खेलना शुरू कर दें दोनों तरफ से, तो शतरंज की गेम में ड्रॉ का ज़्यादा खतरा होता है, हार जीत जो है उसमें फिर नहीं होती ठीक। है। इसलिए कि अगर शतरंज के खिलाड़ी आमने सामने बैठ जाते हैं, तो उसमें से फिर जी हाँ। चूंकि वो आपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी होती हैं अपने जीत के ठीक। लिए। टैक्टिक्स जो है वो देरपा नतज की हामिल नहीं हो सकती हैं। ये हमें जहन में रखना चाहिए। सियासत, ख़ासतौर पर बैन अवी सियासत, कोई चेस बोर्ड नहीं है जिसमें आप एक दूसरे को चेकमेट करते रहेंगे। बल्कि तो दोनों तरफ के जो मफादात हैं, दोनों तरफ की जो ज़रूरियात हैं, उनको सामने रखते हुए कोई दरमियानी रास्ता ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। मैं चूंकि आप बहुत ज्यादा इंटरनेशनल उसके बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ये जो ट्रंप का वो मामला है था एक जमाने के अंदर, इंडिया के साथ जहाज गिरा दिए, ब्यूटीफुल प्लेन्स और ये और वो, अब लगता ये है कि वो शायद उसने अपनी एक एक ड्राउनी की सूरत हाल के में वो सारे का सारा रिवर्स सा हो रहा है। इंडिया वापस पिक्चर में आ रहा है, चाइना का वो कंटेनमेंट वाला मामला फिर बिल्टअप हो रहा है, हमारी को अहमियत कहीं ना कहीं कम होती जा रही है वहां कुछ। ये मुझे बताइएगा कि आगे हमारी अलाइनमेंट क्या बनेगी इस सारे मामले के अंदर, और ऊपर से हम जिस हालात में गुजर रहे हैं। देखिए, इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो शुरू से मैं कहता भी रहा हूँ, मैंने अपने वीलॉग्स में भी कहा, ये बात कई लोगों को पसंद भी नहीं आई, कि दुनिया की चौथी बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत ठीक। को कोई बेवकूफ़ी नज़रअंदाज करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं है मोदी, या इंडिया पसंद नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 साल के बाद चले जाना है, ठीक। इंडिया ने वहीं ठहरे रहना है। जो बहुत बड़ी लॉबी है भारत नवाज, वो डेमोक्रेट्स की है। डेमोक्रेट्स भी अपनी जगह पे कायम हैं, उनके पुराने ताल्लुकात जो 40-50 बरसों से कायम हैं, वो भी इंडिया का बहुत बड़ा सहारा है। तो शुरू से हमारा ये ख्याल था कि वक्ती तौर पे वो अपने बेहतर
टैक्सेशन या दरामदात के महसूलात के डील के लिए बड़के मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इंडिया इंतज़ार करेगा डोनाल्ड ट्रंप के जाने का, उसके बाद हालात फिर उधर ही आ जाएंगे जहां जो बाइडेन के साथ थे भारत के मामलात। और हो सकता है कि उससे पहले ही ये हालात बेहतर हो जाए, क्योंकि आपने सुना होगा अमरीकी नायब सदर को, आपने अमरीकी वजीर दिफा या को, हेक्सेट को सुना होगा कि हम और भारत यानी अमरीका और भारत बड़े कुदरती इत्तेहादी हैं। ठीक। हम एक दूसरे के बेहतरीन सपोर्टर हैं। ये अभी हाल ही में उन्होंने मेरे ख्याल 8-10 दिन पहले ये जी बयान जी दिया है। जी जी, सुना है जी, हाँ हाँ। तो इसमें अगर जो लोग इस गलतफहमी का शिकार थे कि अब भारत फारिग हो गया है, वो बस समझे कि खुशफहमी ही थी वक्ती तौर पे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुस्सा निकालना था, जो उनका मजाक उड़ाना था, उड़ा लिया। अब उसको दोबारा उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसके अपने रिपब्लिकन्स जो रैशनैलिटी है, दानिशमंदाना सोच की तरफ वो लेके आएंगे। और वो यही है कि भारत चीन के मुकाबले में आपने इस इलाके में अपना एक मुस्तकिल इत्तेहादी रखना है। उनका मुस्तकिल इत्तेहादी भारत है, और भारत ही को वो इलाकाई काउंटर वेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हमारा मुस्तकबिल आपको नजर क्या आ रहा है? मुआशी तौर पे नजर नहीं आ रहा। दो सूबे हमारे डिस्टर्ब हैं और उन्हीं दो इलाकों के अंदर एक जंग छेड़ने के तैयार खड़े हुए हैं हम। इस तरफ के हमारी हालात और तरह के हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जो इसके अंदर फिर हम अदलिया की भी सूरत हाल इस तरह की बिल्ट हो रही है, पावर भी हम इस तरह की यूजर्प करना चाहते हैं कि हम ताहयात पावर। ऐसे में क्या होगा? देखिए, जिन लोगों का ये ख्याल है कि हम सिंध को तरक्की दे के उसको मजबूत और मुस्तहकम करेंगे अपनी तरक्की के साथ साथ, जिन लोगों का ये ख्याल है कि पंजाब जो है वो एक आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली का एक जजीरा जजीरा होगा, और बाकी बलूचिस्तान गया भाड़ में, खैबर पख्तूनख्वा गया भाड़ में, ये एक बहुत बड़ी गलती है। शायद जो बड़े लोग, वो लोग जो कि इस वक्त इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका ये ख्याल हो। अ, लेकिन मुझे बात याद है 2012-13 में हम चीन में थे एक सेमिनार के दौरान, और वो मैंने अपने आर्टिकल में शायद ये बात जिक्र भी किया है कि एक चीनी प्रोफेसर थी बल्कि खातून थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इस वक्त तरक्की के ख़ास मरहले एक लेवल पे पहुंच गए हैं, और हमारा ये बड़ा पक्का यकीन है, और हमें हमारी कदीम सोच भी बताती है, कदीम फिलासफर्स की, कि आप तरक्की का एक ख़ास लेवल तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उससे ऊपर जाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप उससे ऊपर उस वक्त तक नहीं जा सकेंगे जब तक आपका हमसाया इलाका जो है, आपका नेबरहुड, वो पुरअमन ना हो और वो खुशहाल ना हो। इसीलिए अभी हमारी कोशिश है कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, हम अपनी तरक्की के समरात वहाँ तक भी पहुँचाएं, ताकि हमारी तरक्की की अगली मंजिलों तक पहुँचना आसान हो जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अब जिस ज़माने में आपने 2011 में 13 में गए थे, मैं 2008 में चीन का बड़ा तफ़सीली दौरा किया था और उस वक़्त वो कहते थे कि हमने कम से कम 2025 तक लड़ना नहीं, हमने अपनी मीशत को डेवलप करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जिस तरह हमारा बीजिंग है, हमने वैसे ही शाओलॉन भी ठीक करना है, हमने वैसे ही हुरमची भी ठीक करना है, हमने बाकी चीज़ें ठीक करना है। और वो जो आपने बात करते हैं, यही तो वो वाला करे कि काश हम ये सोच पैदा हो सके। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मैं निगहबान। एक आपने चूंकि शालौन, आपने जी जी। बलूचिस्तान की बात की, तो मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि जब सी पैक शुरू हुआ था, तो ये उस वक्त सोच क्या थी जो ऊपर से सोच आई थी शी जिनपिंग की तरफ से। ठीक है। हम ग्वांजो में थे, या नहीं शेंजन में थे, जो ग्वांजो ठीक। के करीब एक इलाका है। वो इस वक्त टेक्नोलॉजिकल तरक्की का दुनिया का सबसे बड़ा हब है। जी तो जी हम जी। वहाँ डिनर के लिए जा रहे थे, हमारे साथ एक चीनी अफसर भी थे। एक ट्रैफिक सिग्नल पे हम रुके, हाँ हाँ। तो उसने ऐसे ऊपर करके देखा, तो देखो ये आप देख रहे हैं ना। मैंने कहा कि बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे ये लग रहा है तरक्की हुई है। तो उसने कहा कि हमारा लीडर यानी शी जिनपिंग की ख्वाहिश है कि एक दिन गवादर को भी हम ऐसे ही तरक्की दें। ये मैं बात हाँ, बता रहा हूँ आपको 2016 की। यानी अल्लाह। उनके ज़हनों में ये था कि हमने यहाँ पे इतनी तरक्की लानी है। तो लेकिन हालत काश ये के है कि ग्वादर में जो उन्होंने प्लांट लगाया था बिजली देने के लिए, उसका अभी तक टैरिफ तय नहीं हो सका।
गवादर में जो पानी का साफ पानी देना चाहते थे, वो उनका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। उसकी सड़कें ठीक हो सकी तो क्या हो सकता है। आपकी बहुत बहुत इनायत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बीमारी में, गले की खराबी में आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।